गुड मॉर्निंग। मैं हूं धीरज मिश्रा और लखनऊ से आपका स्वागत करता हूं। लक्ष्य आईएएस के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज से हम लोग पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर 1 हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। पॉलिटी को समझने के लिए, शुरुआत करने के लिए ये आवश्यक है कि एक सीक्वेंस को मेंटेन रखा जाए। अगर हम उस सीक्वेंस से क्लासेस को चलाते हैं तो हमें एक अलग बेनिफिट देखने को मिलता है उसका। ठीक है। पर अदरवाइज यूपीएससी के सिलेबस में जितना कंटेंट है, अगर उसके हिसाब से कई बार पढ़ने जाते हैं तो हम लोग भटक जाते हैं और भटकने से क्या होता है, लॉस होता है, जिसका बेनिफिट हमको मिल नहीं पाता है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक जिसकी जिसको डिस्कस करना है हमको। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब सवाल ये उठा कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की जब हम बात कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसके पीछे का इतिहास क्या रहा, कहां से हमने इसकी शुरुआत की, इन चीजों को समझना यहां पर बेहद आवश्यक है। ठीक है। तो आइए हम इसकी बात करते हैं, यहां पे डिस्कस करते हैं, शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की और जानते हैं कैसे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ब्रिटिशर्स इंडिया आए और आप जानते हैं कि 16वीं शताब्दी में 1600 में आए वो। जब वो इंडिया आए तो बेसिकली देवर ट्रेडर्स, वो व्यापारी थे। हालांकि ये मसला इतिहास का ज्यादा है और इतिहास में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, बट पॉलिटी के अंदर हम इसका वो पार्ट पढ़ लेते हैं जो हमारे पॉलिटी में सपोर्ट करता है। बेसिकली जो हमें ये बताता है कि जो एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन आज हम यूटिलाइज कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उस कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे पीछे के कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से सपोर्ट लेकर के तैयार किया गया। ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो क्रमिक विकास किस तरीके से हुआ जो फाइनल शेप लेकर के एक कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में डेवलप हुआ, और उसी के बेसिस पे जब हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई तो कहीं ना कहीं 1935 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशन आया उसी को हमने बेस ले लिया और उसी को मॉडिफाई किया और बहुत सारे प्रोविजंस वहां से उठा लिए। अदर देन दिस, बहुत सारी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को हमने पढ़ा, लाइक 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को लगभग हमने पढ़ा, जिसमें अमेरिका है, ब्रिटेन का हालांकि अनरिटन है, और ऑस्ट्रेलिया है। तो अलग अलग कंट्री, साउथ अफ्रीका है, कनाडा है, ठीक, जापान है। तो ऐसे हमने कई कई कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लिया वहां। और पढ़ने के बाद हमने क्या किया, वहां से जो भी चीजें हमारे कंट्री के हिसाब से सही थी, हमारे देश के हिसाब से सही थी, उन चीजों को हमने यहां पर क्या किया, अडॉप्ट कर लिया। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ऐसा हमने क्यों किया। इसके पीछे दो तीन बातें हैं। सबसे पहली बात तो यह थी कि हमारी कंट्री बहुत ही डाइवर्सिफाइड थी एंड डिफरेंट इश्यूज जो थे वो कंट्री उस समय फेस कर रही थी। एंड कंट्री इटसेल्फ इज लाइक अ वर्ल्ड, हमारा देश अपने आप में एक दुनिया है। तो विविधताओं के चलते, जो ना सिर्फ ऐतिहासिक हैं, ना सिर्फ आप कह सकते हैं ज्योग्राफिकल हैं, बल्कि वो डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस को लेकर के हैं। फिर उन विविधताओं के चलते हमें दुनिया के हर उस देश के संविधान को देखना पड़ा जहां हमारे यहां की कोई विविधता पाई जाती। ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, विभिन्न विभिन्न देशों के संविधानों को आइडेंटिफाई किया, पढ़ा, और वहां से प्रोविजंस लेकर के एंड एज पर अवर नीड, जैसी हमारी जरूरत हुई देश में, जैसी हमारी जरूरत महसूस हो रही थी या आने वाले समय में महसूस हो सकती थी, सरकार को चलाने के लिए जो प्रोविजंस आने वाले समय में एक फ्रेमवर्क दे सकते थे, उन सारे प्रोविजंस को लेकर के हमने क्या किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट कर दिया। अब सवाल यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन तो हमने क्रिएट कर लिया, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट करने के लिए जो बेसिक, जिसे कहते हैं फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन कहां से आ रही है। तो फाउंडेशन की बात करते हैं तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे बिजनेस करने आई इंडिया के अंदर, और जब वो यहां बिजनेस कर रही थी तो पता नहीं किस तरीके से वो अपने अफेयर्स को मैनेज कर रही थी। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब 1600 सेंचुरी में ये बिजनेस करने आई तो उस समय इसको रॉयल चार्टर दिया गया था। इस 1600 में जब बिजनेस करने आई तो इसको एक रॉयल
चार्टर दिया गया था। ठीक है, अब ये रॉयल चार्टर का पर्पस क्या था? व्हाट इज चार्टर? पहले तो ये बात सवाल आता है कि रॉयल चार्टर क्या है। ठीक है, तो रॉयल चार्टर का मतलब था शाही राजपत्र। शाही राजपत्र। ठीक है, तो अब जो ये शाही राजपत्र है, इस शाही शाही राजपत्र को वहां के किंग ने, या जिसे कहते हैं क्राउन कहते हैं, ब्रिटेन का जो सिस्टम है उस समय और आज भी, वहां हेड ऑफ द कंट्री जो है वो क्राउन है। ठीक है, अगर हम ब्रिटेन की बात करेंगे तो याद रखेंगे कि ब्रिटेन में देश का प्रमुख राजा या ताज है। ताज है। राजा मतलब किंग, मोनार्क। ताज का मतलब क्राउन। ठीक है, देश के प्रमुख का मतलब क्या है? कंट्री हेड। कंट्री हेड। अब आप समझिए, जो हम देश के प्रमुख की बात कर रहे हैं, कंट्री हेड की बात कर रहे हैं, ये कंट्री हेड मतलब जो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है देश में, उसकी बात यहां पर कर रहे हैं। और इट इज, ये जो है यहां पर, ये हमारा हायरार्की है, वंशानुगत, हेरिडिटरी फॉर्मेट में मिलेगा। ये यहां पर वंशानुगत है, हेरिडिटरी के फॉर्मेट में मिलेगा, यानी राजा के बाद उनका बेटा और उसके बाद उनका बेटा जो है राजा बनता चला। अच्छा, ब्रिटेन के साथ अच्छी बात यह रही कि ब्रिटेन ने बहुत जल्दी ही नागरिक शक्तियों को पहचान लिया, नागरिक अधिकारों को पहचान लिया। तो ब्रिटेन की राजशाही ने अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, सदैव बनाए रखने के लिए बहुत ही जल्दी सत्ता जो है वो जनता के हाथ में दे दी। कहा कि जनता ही अपने प्रतिनिधियों को चुन करके क्या करे, सरकार चलाए। परिणाम देखने को यह मिला कि आज तक वहां पर राजशाही जो है वो मौजूद है और सरकार लोकतांत्रिक तरीके से ही चलती है। ठीक है, तो ये जो रॉयल चार्टर आया, आपका शाही राजपत्र मिला, इस शाही राजपत्र के माध्यम से कंपनी को परमिशन ग्रांट कर दी गई, अनुमति प्रदान कर दी गई। और अनुमति ये थी कि 15 वर्ष के लिए, 15 ईयर्स के लिए, 15 वर्ष के लिए कंपनी जो है वो क्या करेगी, ईस्ट एशिया में जाकर के व्यापार करेगी। तो नेक्स्ट 15 ईयर्स के लिए ईस्ट एशिया में कंपनी को बिजनेस करने का राइट प्रोवाइड कर दिया गया। ईस्ट एशिया के अंदर बिजनेस करने का राइट जो है कंपनी को प्रोवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो जब बिजनेस है, तो बिजनेस का मतलब क्या है, यहां पे कौन कौन से एरियाज हैं जहां पे ये बिजनेस करेंगे? टू डू बिजनेस, टू डू बिजनेस, कौन से एरियाज हैं? इंडिया एंड ईस्ट एशिया। ठीक है, ये वो एरिया है जहां पर व्यापार करने के लिए अगले 15 वर्षों के लिए अनुमति दी। अब सवाल ये उठा कि कंपनी जो आई थी, कंपनी कौन सी थी 1600 में? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी को बेसिकली कुछ मर्चेंट थे, कुछ व्यापारी थे, उन्होंने बनाया था। कुछ व्यापारियों ने मिलकर बनाया था। अब जो ये व्यापारी थे, इन्होंने एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्रिएट किया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया था। ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है आपका, इसमें 24 सदस्य थे, 24 मेंबर्स थे इसके अंदर, 24 सदस्य, 24 सदस्य थे। और इनका जो कार्यकाल था, ड्यूरेशन होता था,
वो इनका ड्यूरेशन जो होता था वो 1 वर्ष का होता था, 1 वर्ष का। तो बेसिकली इस तरीके से ये कंपनी आई और इंडिया में आकर के इसने बिजनेस अपना स्टार्ट किया, बिजनेस ट्रेड स्टार्ट किया। ये सब एक हिस्ट्री का पार्ट है, हिस्ट्री का मसला है। असली जो हम जहां से हमें ध्यान देना होता है वो कहां से ध्यान देना है? कंपनी जब यहां पे देश के अंदर व्यापार करते करते एक टेरिटोरियल पावर बन जाती है, कंपनी जब व्यापार करते करते एक क्षेत्रीय शक्ति बन जाती है। और ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब कंपनी बक्सर के युद्ध के बाद दीवानी राइट्स को पा लेती है। ठीक है, तो यहां पर बात करते हैं। अब बक्सर का युद्ध, सवाल ये उठा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764, 1764। 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद, युद्ध के बाद कंपनी को दीवानी अधिकार प्रदान कर दिए ठीक है। हिस्ट्री में आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतना जानेंगे कि 1764 में बक्सर का युद्ध होता है और इस युद्ध के बाद कंपनी को दीवानी अधिकार, रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स जो हैं पर दे दिए गए। और ऐसे मसले जिसका मूल्य 500 रुपए से कम था, वो जो हैं क्रिमिनल मैटर्स भी इनको जो है यहां पर फौजदारी के मसले, यानी कि दीवानी के अधिकार तो दिए गए, राजस्व वसूलने का अधिकार दे दिया गया, ठीक है, निर्णय करने का अधिकार दे दिया गया। और ऐसे मसले जिनकी लागत, जिनकी वैल्यू, जिनकी वर्थ 500 रुपए से कम थी, वो भी यहां पर प्रदान कर दी। ठीक बात है, समझ में आ गया? चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं। ठीक, अब जैसा कि हमने बोला कि दीवानी राइट्स प्रोवाइड कर दिए गए, तो कंपनी क्या है? कंपनी जनता से कर वसूलने लग गई, यानी कंपनी के पास अब अधिकार हो गया कि वो जनता के पास जाकर के राजस्व की वसूली करेगी। अभी तक कंपनी को यह अधिकार था कि वो व्यापार करती थी, और जब वो व्यापार करती थी तो उसको चूंकि शाही फरमान के माध्यम से दस्तक मिला हुआ था, एक अधिकार मिला हुआ था, जिसकी वजह से उसको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, या कहीं पर बहुत ही नॉमिनल एक्साइज ड्यूटी पे करती। आप समझिए, यानी कंपनी टैक्स पे करने से एकदम फ्री थी। अब यहां पे दो बातें हो गई, एक भारतीय व्यापारी और एक ब्रिटिश व्यापारी। जो भारतीय व्यापारी हैं उनको अपने व्यापार के लिए वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए टैक्स देना। वहीं पर जो ब्रिटिश व्यापारी हैं, चूंकि उनको शाही फरमान के माध्यम से अनुमति प्राप्त थी, इसलिए जब वो एक जगह से दूसरी जगह कोई सामान ले जाते थे उनको कोई टैक्स नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारतीय व्यापारी कंपनी के व्यापारियों के मुकाबले ज्यादा खर्चा करते थे, और परिणाम यह होता था कि वो अपने व्यापार में नुकसान उठाते। दूसरी तरफ कंपनी के जो व्यापारी थे वो व्यापार करने के दौरान टैक्स न देने की वजह से अत्यधिक लाभ कमाते थे। प्लस ये जो उनको शाही फरमान मिला, जो उनको ये दस्तक मिला, इस दस्तक का वो दुरुपयोग भी करते थे। सवाल ये उठा कि दुरुपयोग कैसे करते थे? दुरुपयोग करने के लिए वो क्या करते थे कि जो भारतीय व्यापारी थे उन व्यापारियों को यही दस्तक, यही फरमान वो दे देते थे, जिसके माध्यम से वो व्यापारी बिना कर दिए एक जगह से दूसरी जगह सामान को आसानी से ले। ठीक है, अब सवाल ये उठा कि जब सामान एक जगह से दूसरी जगह व्यापारी ले जा रहे हैं और टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो नुकसान क्या होगा? नुकसान ये हो रहा था कि राजस्व में कमी हो रही। राजस्व में कमी का नुकसान कंपनी को भी भोगना पड़ रहा था और नवाब को भी भोगना पड़ रहा था। यानी बंगाल का नवाब भी नुकसान में था
और कंपनी भी नुकसान में हो जा रही थी। ठीक है, अब सवाल ये उठा कि इतनी कहानी हमने क्यों समझी? हमने ये कहानी इसलिए समझी क्योंकि ऐसा क्या होगा कि ब्रिटिश क्राउन जो अभी तक चार्टर एक्ट लाता रहा है, ऐसा क्या होगा ब्रिटिश क्राउन जो अभी तक चार्टर देता रहा, अनुमति प्रदान करता रहा, अचानक से रेगुलेटिंग एक्ट भेजने लग गया। क्या वो परिस्थितियां बन के तैयार हुई जिनकी वजह से इसको लाने की जरूरत पड़ी? ठीक है, आइए समझते हैं। मेनली क्या था कि कंपनी को जब यहां पर दीवानी राइट्स मिले, तो हम देखते हैं कि कंपनी दीवानी राइट्स के दौरान जब राजस्व वसूली करती है तो उसके कर्मचारी जो हैं वो करप्ट हो जाते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। तो इन कारणों से चूंकि कंपनी में दिन पर दिन भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कंपनी क्या है, धीरे धीरे कमजोर पड़ती है, व्यापारिक रूप से उसका लाभ कम होता जा रहा है। ठीक है, तो कारण जानते हैं, तो इसीलिए जो है 1773 का एक्ट जो है उस समय लाया गया। ठीक है, समझ रहे हैं इसको? तो आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की बात करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट इसकी बात करते हैं 1773। अब सवाल यह है कि सबसे पहले तो हम यह समझेंगे ये एक्ट महत्वपूर्ण क्यों है, ये एक्ट भारत क्यों आया। ठीक है, तो आने के कारण समझेंगे, आने के कारण क्या है वो समझेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल कारण है, नॉर्मल सी बातें हैं। कारण यह है कि आप इस टाइम को ध्यान से देखिए, यह 1773। आपको याद होगा कि 1773 वो टाइम है जो विश्व इतिहास में उथल पुथल का समय भी है। कैसे उथल पुथल का समय है ये समझिए। यही वो समय है जब ब्रिटेन का कंट्रोल अमेरिका में कमजोर पड़ने लगा। यही वो समय है जब अमेरिकी पूरी ताकत से अपने आप को स्वतंत्र कराने के लिए लड़ रहे हैं। यही वो समय है जब इंडिया के भीतर से ठीक पहले 1769 में हैदर अली का नाम आपने सुना होगा, हैदर अली, इसने अंग्रेजों को हरा दिया, अंग्रेजों को हराया। ठीक, अब सवाल है कि सर इसका क्या मतलब है, इससे क्या लेना देना इस एक्ट का? बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा था इस हार का अंग्रेजों के ऊपर। क्या इंपैक्ट पड़ा कि हैदर अली न सिर्फ यहां पे जीता, बल्कि उसने मद्रास को मजबूर कर दिया अपनी शर्तों पे को मानने की। पूरे ब्रिटेन में इस बात को लेकर के तहलका मच गया। इतनी पावरफुल ब्रिटिश आर्मी, इतना पावरफुल ब्रिटिश साम्राज्य भारत के एक छोटे से शासक के सामने मजबूर हो गया, झुक गया कि शर्तें मानने के लिए मजबूर, और कठोर शर्तें मानने के लिए मजबूर। तो जैसे ही इस बात की खबर ब्रिटेन में जनता को लगी, तो वो जनता जो है कंपनी के कार्यशैली पर सवाल उठाने लगी। उसने कहा कि कंपनी कहीं ऐसा ना हो कि टेरिटरी को कंट्रोल करने के चक्कर में, इंटरनल डिस्प्यूट में इंटरफेयर करने के चक्कर में क्या करे, अपने ट्रेड को भी खो दे, क्योंकि वहां की जनता का पैसा कंपनी में लगा हुआ था। और कंपनी जब से आई थी तब से भारत में लगातार कई गुना लाभ कमा रही। तो जिनका भी पैसा वहां लगा हुआ था वो सब इस बात से थोड़े से चिंतित। उनको लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कंपनी
राजाओं में के इंटरफेयर करने के चक्कर में, टेरिटरी को बढ़ाने के चक्कर में, जो मेन पर्पस है ट्रेड का, उस पर्पस में पीछे छूट जाए और हमारा पैसा डूब जाए। फर्स्ट थिंग, पहली बात तो ये हो गई, इसका असर इंपैक्ट ये पड़ा इस हार का। ठीक है, तो जनता का जो आक्रोश था वो एक पहला कारण था, ब्रिटेन में जनता का आक्रोश। ब्रिटेन में जन आंदोलन, बल्कि ये लिखिए, ब्रिटेन में जन आंदोलन में आंदोलन क्या था कि पार्लियामेंट, संसद, बल्कि बोलेंगे संसद, संसद द्वारा कंपनी के कार्यों की जांच हेतु। ठीक है, सवाल ये उठा कि कंपनी के कार्यों की जांच करनी चाहिए। तो ये एक मसला था जहां पे ब्रिटेन में कहा गया कि एक जन आंदोलन छिड़ गया और कहा कि देखिए ऐसा है, कंपनी जो है भारत में अपनी व्यापारिक गतिविधियों को भी नुकसान पहुंचाएगी और इसका परिणाम क्या होगा, पूरे विश्व में जो ब्रिटिश हैं उनकी साख को बट्टा लग जाएगा। एक कारण तो ये हो गया पहला। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण क्या था कि बक्सर के युद्ध के बाद जब दीवानी राइट्स मिल गए, राजस्व वसूलने की शक्ति मिल गई, तो क्लाइव ने क्या किया? क्लाइव ने एक अनुमान व्यक्त कर दिया कि कंपनी जो है कम से कम जो है इतने पाउंड जो है क्या करेगी, वहां से अर्न करेगी। आपके कितने पाउंड है ये, आप बताइए जरा। 50 लाख पाउंड जो है कंपनी क्या करेगी, भारत से अर्न करेगी। यानी कि करीब करीब 16 लाख पाउंड से ज्यादा का प्रॉफिट जो है कंपनी वहां पर अर्जित कर। अब आप समझिए, ये प्रॉफिट जो है वहां पर दिखाया गया कि इतना प्रॉफिट जो है कंपनी अर्न करेगी, तो इतना रेवेन्यू जनरेट करेगी और उसमें करीब 16 लाख से 17 लाख के बीच में कंपनी क्या करेगी, प्रॉफिट अर्न करेगी। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हो गया कि कहा गया कि कंपनी ने लोगों को लुभाने के लिए जो डिविडेंड था, जो लाभांश था, वो 6% से बढ़ा करके 10% कर दिया और इस 10% को फाइनली बढ़ा करके 12.5%। लोग कंपनी की तरफ दौड़ पड़े, कंपनी में पहुंचे, लेकिन परिणाम उसका क्या हुआ कि लोगों को अंदेशा हो गया, कि लोगों को यह लगा कि कंपनी इस बात को झूठ बोल, कंपनी इस बात को क्या कर रही है, ऐसे ही ब्लफ कर रही है। ब्लफ इन द सेंस बढ़ा चढ़ा के बता रही है। बेसिकली कंपनी क्या है, वो बैंकरप्ट होती जा रही है। अब जैसे ही कहा कि कंपनी बैंकरप्ट होती जा रही है, अब नुकसान हुआ। नुकसान क्या हुआ? जनता को चिंता हो गई। जनता को चिंता हो गई कि कहीं ऐसा ना हो कंपनी ने जो पैसा लगवा लिया है वो पैसा क्या करे, हमसे छीन लिया जाए, हमारा पैसा डूब जाए। कंपनी ने फिर से पार्लियामेंट के ऊपर दबाव बनाया, इंटरफेयर करिए, दखल दीजिए कंपनी के कार्यों में। कंपनी बेलगाम हो चुकी है। तो जैसे ही कहा गया कंपनी बेलगाम हो चुकी है, दखल दे दीजिए, वैसे ही पार्लियामेंट ने क्या किया, ध्यान देना शुरू कर दिया। तो ये सबसे पहला कारण यही रहा कि ब्रिटेन के अंदर जो जन आंदोलन हुआ भारत में कंपनी की गतिविधियों को लेकर के, और जिसके मुताबिक संसद से अनुरोध किया गया, आप जो है कंपनी की गतिविधियों पे एक नियंत्रण बनाइए, तो जो है वहां पर पार्लियामेंट ने इस बात पे ध्यान देना शुरू किया कि हाँ, अब जरूरी है जो कंपनी रॉयल चार्टर लेकर के वहां व्यापार कर रही है, उस कंपनी के ऊपर एक नियंत्रण होना ही चाहिए, उसको रेगुलेट ही करना। एक मसला तो ये हो गया आपका। अब आपको दूसरे मसले की बात करते हैं। दूसरे मसले की बात कर लेते हैं
कि दूसरा पॉइंट क्या हुआ, दूसरा पॉइंट समझिए। दूसरा पॉइंट भी पैसे से या फाइनेंस से ही रिलेटेड मसला है। पैसे या फाइनेंस से रिलेटेड मसला कैसे है? कंपनी के जो कर्मचारी थे, एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, कंपनी के जो एम्प्लॉयज थे, कर्मचारी थे, ये एम्प्लॉयज घूसखोरी में लिप्त थे, ब्राइब लेते थे, घूसखोरी में लिप्त थे। कहते हैं 1772 में बंगाल में जो कुशासन देखने को मिला, वैसा कुशासन विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलता। जनता पूरी तरीके से त्रस्त थी, क्योंकि दोहरा शासन चल रहा था वहां पर दोहरा शासन चल रहा था। अब दोहरा शासन यह था कि दीवानी राइट्स और राजस्व वसूलने की जिम्मेदारी जो थी, सिविल राइट्स और दीवानी राइट्स और राजस्व वसूलने की जो जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेदारी किसकी थी? कंपनी। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी थी वो राजा की, नवाब की थी। अब समझिए, एडमिनिस्ट्रेशन नवाब संभाल रहा था, राजस्व कंपनी वसूल रही। जनता जब नवाब के पास जाती तो नवाब के लोग कहते कि नवाब साहब तो बिल्कुल नाम मात्र को ही नवाब हैं, असली काम तो कंपनी देख रही है। जब यही जनता कंपनी के पास जाती तो कंपनी कहती कि देखिए, ये जो कामकाज है, जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। इसके लिए नवाब साहब और उनके जो टीम है, मंत्रिपरिषद है, वो जिम्मेदार, आप इसके लिए वहां जाए। अब होता क्या था कि जनता एक जगह से दूसरी जगह जाती थी, लेकिन उसको कहीं से भी राहत नहीं। परिणाम क्या होता था कि जनता के अंदर एक बहुत आक्रोश की भावना जन्म लेती, एक नाराजगी जन्म लेती। उसी समय अगर देखा जाए तो बंगाल में एक भयंकर सूखा पड़ा था 1770, 1770। ये वो दौर था जब बंगाल में सूखा, इस सूखे के वजह से बंगाल की जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम हो गई। अब चूंकि बंगाल की पॉपुलेशन बहुत कम हो गई, यानी जनसंख्या जो है वो वहां की क्या हो गई? वो बिल्कुल कम। कम कैसे हो गई? 1/5। अब सोचिए, इतनी लोगों का मर जाना, इतनी बड़ी संख्या में मर जाना। ब्रिटेन के अंदर मानवता के आधार पर जनता इस बात को लेकर के संसद से प्रश्न करने लगी, आखिर ऐसा कौन सा शासन वहां पे चल रहा है, जिस कंपनी ऐसा कौन सा टेरिटोरियल शासन चला रही है जिससे इतनी बड़ी संख्या में जनता हारी गई। और ये तो हमारे ऊपर, ब्रिटिश कंट्री के ऊपर जो है एक धब्बा है, कलंक है, और इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार ये कंपनी है। क्यों ना इस कंपनी के ऊपर एक नियंत्रण और बना दे। ठीक है, आपको समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। तो कंपनी का दूसरा मसला जब हुआ, मैंने बोला कि एम्प्लॉयज जो थे वो घूसखोरी में लिप्त थे, यानी वो नेटिव से जो राजा होते थे, जमींदार होते थे, जनता होती थी, से बहुत सारे गिफ्ट उपहार ले लेते थे। ऐसे ही भारतीय व्यापारियों को वो दस्तक दे देते थे, जिससे कि व्यापारी बिना टैक्स दिए अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह देते थे। परिणाम क्या होता था? परिणाम ये होता था कि व्यापारी उसके बदले में भारतीय व्यापारियों से काफी पैसा वसूल। अब यही व्यापारी जब यहां से ब्रिटेन जाते थे तो ब्रिटेन में जाकर के बहुत पैसा खर्च करते और नवाबी लाइफस्टाइल में जीते, नवाबों की तरह रहते थे। इस बात से लोगों को जलन थी, इस बात से लोगों को घृणा होती थी। उनको लगता था कि ये लोग जो हैं भारत जाते हैं, वहां से पैसा बहुत लूट के लाते हैं और उसका प्रभाव और प्रभुत्व ब्रिटिश पार्लियामेंट में सीट खरीदने के लिए। इसलिए भी कंपनी के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। कंपनी के ऊपर दबाव डालने के लिए संसद से बार बार कहा जा रहा था, आप एक रेगुलेटिंग एक्ट लेकर के आइए। दूसरा कारण जो बहुत महत्वपूर्ण हमने देखा
वो कंपनी में घूसखोरी का होना, पर्सनल ट्रेड करते थे, ये व्यक्तिगत व्यापार कर लेते थे। कंपनी जो व्यापार करती थी उसके साथ साथ ये लोग क्या करते थे, व्यक्तिगत व्यापार करते थे, व्यक्तिगत व्यापार। अब चूंकि व्यक्तिगत व्यापार करते थे तो उसका लाभ भी ये लोग खुद लेकर के। अब आप समझे, व्यक्तिगत व्यापार, घूसखोरी में लिप्त थे, व्यक्तिगत व्यापार कर रहे थे और उपहार लेते थे, बड़े बड़े उपहार लेते थे। क्या करते थे, बड़े बड़े उपहार लेते। एक मसला ये हो गया। तो ये भी एक मसला है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ब्रिटेन की जनता जो है इनसे नाराज है। अब सवाल आगे बढ़ते हैं इसमें, नेक्स्ट पॉइंट। 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गए, एक पॉइंट ये हो गया, और तीसरा पॉइंट जो है वो 1770 में बंगाल की भीषण त्रासदी, बंगाल की भीषण त्रासदी, ठीक है। मतलब इतना बड़ा महामारी फैली, इतना सूखा पड़ा कि जनसंख्या जो है वो घट के सिर्फ 1/5 बची। अधिकतर लोगों की जो है ये बड़ी ही दर्दनाक आ रही। आप समझिए कैसे किसी के ऊपर सत्ताएं तो शासन करेंगी, लेकिन जनता तो जनता के दुख को समझ। ब्रिटेन की जनता को जो है ये बात अखर गई और उसने जाकर के दबाव बना। ये 3 मसले आपने बड़े बड़े देख लिए। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। अगला मसला क्या है वो भी जान लेते हैं, क्यों ऐसा हुआ। देखिए एक बात और भी थी कि बंगाल, मद्रास और बंबई, इन तीनों जगहों पर ही कंपनी का शासन, और इन तीनों जगहों पर गवर्नर थे। तो यहां भी गवर्नर था और यहां भी। ये सभी गवर्नर अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने क्षेत्र में लॉ मेकिंग के लिए प्रेरित थे। लॉ मेकिंग या फिर कानून बनाने के लिए स्वतंत्र थे। स्वतंत्र, ठीक है। अब सवाल ये उठा कि जब ये गवर्नर अपने अपने लॉ बनाने के लिए, तो इनमें आपस में भी कई बार विवाद हो जाता और इसकी किसी गलती का खामियाजा इसको भी भुगतना पड़ता था और इसको भी भुगतना। पूरे देश में कोई भी एकीकृत शासन नहीं था, एकीकृत शासन नहीं था। ये सब अलग अलग डायरेक्टली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात करते थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात करते। ये अलग बात करता था, ये अलग बात करता था और ये अलग बात करता, ठीक है। तो चूंकि अलग अलग बात करते थे तो एडमिनिस्ट्रेशन में कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, यानी प्रशासन में एकीकृत शासन नहीं था, एक पॉइंट था। दूसरा, प्रशासन में कोई एक रूपता नहीं थी, ठीक है। समझ में आ गई बात। एक मसला ये भी हो गया, तो ये कारण हुआ। अब इसके बाद एक और कारण है, इसके बाद एक और कारण समझिए। इसके बाद एक और कारण था कि जब बक्सर की में का युद्ध जीता ब्रिटिशर्स ने और उनको कहा उनको दीवानी राइट्स मिल गए, तो उन्होंने क्या किया, पार्लियामेंट को ये प्रॉमिस कर दिया। पार्लियामेंट ने तुरंत ही
जैसे ही 1764 1764 में जैसे ही ये वॉर जीती गई बक्सर की, वैसे ही पार्लियामेंट ने 1767 1767 में एक कानून बना करके, पार्लियामेंट्री कानून बना करके कंपनी से कहा कि वो 40 लाख पाउंड एनुअल जो है वो कंपनी को पे करे। ठीक है, तो 1700 तब से लेकर के कंपनी लगातार पे करती रही, लेकिन 1772 में कंपनी जो है वो पे करने में सक्षम नहीं रही। ठीक है, तो जब कंपनी को 1772 में पे नहीं कर पाई, तो पार्लियामेंट को एक अच्छा अवसर मिल गया कंपनी के कार्यों को अपने नियंत्रण में या उसके ऊपर एक नियंत्रण बनाने। न सिर्फ यहां तक कि कंपनी फेल हो गई, कंपनी भुगतान करने में फेल हुई, ना सिर्फ कंपनी भुगतान करने में फेल हो गई, असफल रही, बल्कि कंपनी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट से यानी ब्रिटिश संसद से, ब्रिटिश संसद से 1 मिलियन पाउंड की मांग, लोन की भी बात कर ली, ऋण की बात की, 1 मिलियन पाउंड ऋण की मांग की। मांग, अब समझिए, कहां एक तरफ कंपनी जो है यहां से पैसा ब्रिटेन भेज रही थी, कहां यहां से कंपनी पैसा ब्रिटिश पार्लियामेंट को लोन दे रही थी। मतलब इतनी बढ़िया आर्थिक स्थिति थी ब्रिटिशर्स के इंडिया में 1600 से 1700 के बीच में, 1750 तक, बल्कि कि कंपनी जो है यहां से इतना पैसा कमा रही थी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को ऋण दे देती थी, जिससे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट लगातार उससे खुश रहती थी। और यही वजह थी कि ब्रिटिश जो बिजनेस मोनोपोली थी, व्यापारिक एकाधिकार था, वो कंपनी को ही मिला हुआ था, किसी और को बीच में यहां भारत में आकर के व्यापार करने की नहीं मिल पा। अब आप समझिए, जनता के इतने विरोध के बाद भी जब आरंभ में जनता मांग कर रही थी कि आप कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करिए, या फिर जब ब्रिटेन के और व्यापारी लगातार डिमांड कर रहे थे पार्लियामेंट से कि कंपनी की मोनोपोली को ब्रेक कर दिया जाए और यहां पर क्या किया जाए, और व्यापारियों को भी भारत में व्यापार की अनुमति, तब भी क्योंकि संसद को ऋण मिल जाता था कंपनी से, संसद इन बातों को नजरअंदाज कर देती, इन मांगों को नजरअंदाज कर देती। अब सवाल यहां पे यह आ गया कि जब स्थिति पलट गई, जब परिस्थितियां विपरीत हो गई और कंपनी के अंदर कुशासन फैल गया, भ्रष्टाचार फैल गया, तब कंपनी की स्थिति जो है वो बेहद खराब हो। तब कंपनी ने डिमांड वापस करनी शुरू कर दी पार्लियामेंट। अच्छा, पार्लियामेंट लंबे समय से ये ट्राई कर रही थी, कोशिश कर रही थी, कोई ऐसा मसला मिल जाए जिसके माध्यम से हम कंपनी के ऊपर अपना नियंत्रण बना सके, कंपनी के मसलों को नियंत्रित कर सके। अब जैसे ही ये बात उठी, अब अच्छा समझिए, एक बात और समझिए, जिस समय ये घटना घट रही है, उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर का नाम है फ्रेडरिक फ्रेडरिक नॉर्थ, लॉर्ड फ्रेडरिक नॉर्थ, लॉर्ड फ्रेडरिक नॉर्थ, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर। अब बहुत ही इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति थे, लेकिन ब्रिटेन में इनको एक असफल प्रधानमंत्री के रूप में आज भी इनके ऊपर चर्चा होती है। और इनकी असफल प्रधानमंत्री के रूप में चर्चा इसलिए होती है क्योंकि इन्हीं के प्रधानमंत्री काल में अमेरिका ने आजादी प्राप्त कर ली। ठीक है, इसलिए मैंने कहा ना कि जो परिस्थितियां थी, वो परिस्थितियां ऐसी बनने लग गई थी कि ब्रिटिश संसद के पास
कोई और हल नहीं था कि वो कैसे हर अपनी साख को बचाए, क्योंकि ब्रिटिश संसद की साख भी विश्व में कमजोर पड़ रही थी। उस साख को बचाए रखने के लिए, उस साख को मजबूत बनाए रखने के लिए यहां पर ब्रिटिश संसद लगातार इंडिया की तरफ नजरें रखे हुए, क्योंकि उसको पता था एक इतनी महत्वपूर्ण कॉलोनी, अमेरिका जैसी महत्वपूर्ण कॉलोनी हमारे हाथ से जा रही है, निकल जाएगी ये कॉलोनी हमारे हाथ से, और अमेरिकन जो हैं वो क्या कर लेंगे, इंडिपेंडेंस। उसका कारण भी ब्रिटेन की कुछ नीतियां ही थी। इतिहास का मसला है वो, उसका कारण भी ब्रिटेन की कुछ नीतियां ही थी। ब्रिटेन ने जो टैक्सेस बहुत ज्यादा लगा दी, जॉर्ज थ्री के कहने, उस समय जॉर्ज थ्री ब्रिटेन के किंग थे, उनके कहने पर पार्लियामेंट ने बहुत टैक्सेस, लेकिन लॉर्ड नॉर्थ ने एक काम अच्छा किया, उन्होंने चाय पे टैक्स नहीं अमेरिका में। इसी खुशी में बोस्टन टी पार्टी की गई थी, वो आप इतिहास में समझिएगा, लेकिन बस इतना बता दे रहे हैं कि लॉर्ड नॉर्थ के ऊपर बहुत प्रेशर था अपने आप को एक एलिजिबल प्राइम मिनिस्टर प्रूफ करने का। इसलिए लॉर्ड नॉर्थ ने इंडिया में कंपनी पे कंट्रोल करना शुरू किया और कंपनी के मसलों को रेगुलेट करने के लिए फाइनली 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लेकर। तो ये जो कारण है, ये आपको बुक्स में जल्दी नहीं मिलते हैं, ये जो पर्टिकुलर कारण है, इन कारणों की वजह से जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट यहां पर आया। ठीक है, समझ में आ गया बात? तो यानी अगर आपसे कोई सवाल पूछ ले, कोई पूछे कि भाई 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत लाया तो गया कंपनी के अफेयर्स को नियंत्रित करने के पीछे, लेकिन इसके पीछे, इसको लाने के पीछे मुख्य कारण क्या था, क्यों ये लाया गया? तो इसके लाने के पीछे मुख्य कारण यही थे कि ये जो समस्याएं खड़ी हो रही थी, इन समस्याओं से निदान पाना। भारत में एकीकृत शासन नहीं था, कंपनी अभी तक सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक बॉडी थी, व्यापारिक निकाय थी। यानी जब तक ये नहीं आया था, तब तक राजशाही की तरफ से, चार्टर की तरफ से, रॉयल्स की तरफ से, क्राउन की तरफ से, यहां पर सिर्फ कंपनी को एक व्यापारिक निकाय कहा जाता था। ये सिर्फ एक व्यापारिक निकाय थी। यानी व्यापारिक निकाय होने का परिणाम यह था कि टेरिटोरियल पावर बनने के लिए जो इसको पॉलिटिकल पावर चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं इसके पास पॉलिटिकल पावर्स या अथॉरिटी नहीं थी। गेन तो कर रही थी, लेकिन ब्रिटिश राजशाही ने, ब्रिटिश क्राउन ने इनको अभी तक ऐसा कोई परमिशन नहीं दिया था कि आप इंडिया में टेरिटरी ऑक्यूपाइड करके उन टेरिटरीज को अपने हिसाब से। लेकिन जिस तरीके से कंपनी अपने को एक्सपेंड करती जा रही थी और टेरिटरीज के ऊपर इसके कंट्रोल बढ़ते चले जा रहे थे, उसके हिसाब से इंग्लैंड, जो कि अमेरिका में लगातार अपनी जमीन खो रहा था, अपनी ताकत खो रहा था, तो उसके लिए इंडिया ही एक ऐसी जगह बच रही थी जहां वो अपने आप को स्टैब्लिश करे, अपनी शासन सत्ता को आगे बढ़ाए और अपने नियंत्रण को आगे बढ़ा के वहां से लाभ ले सके। कंपनी सिर्फ व्यापारिक कार्य करती, तो इसलिए यहां पर जब बात हुई कि कंपनी सिर्फ व्यापारिक कार्य कर सकती थी, ऐसी परिस्थितियों में, इन हालातों में ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने एक तरीका था कि वो कंपनी के मसलों को नियंत्रित करे, न सिर्फ नियंत्रित करे बल्कि एक केंद्रीकृत शासन की नींव भी रखे। तो जब एक्ट आया, तो एक्ट आने में दो बातों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। क्या महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, आइए देखते हैं। इस एक्ट में जो महत्वपूर्ण स्थान दिया गया वो यह दिया गया कि पहला, भारत में केंद्रीय कृत शासन की
नींव रखना, पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा दूसरा बिंदु क्या है? कंपनी के मसलों पर ब्रिटिश संसद ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित करना, स्थापित करना, दो बातें हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में ये सवाल भी डाले जा सकते हैं, पीसीएस में स्पेशली पूछ सकता है कि, क्योंकि पीसीएस बहुत टेढ़े सवाल पूछता है, टेढ़े इन द सेंस बिल्कुल फैक्ट वाले पूछता है कि जब 1773 का एक्ट आया तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? जब 1773 का एक्ट आया तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड फ्रेडरिक नॉर्थ, आपको याद रखना। अगला सवाल पूछ सकता है, जब 1773 का एक्ट आया तो ब्रिटेन में राजा कौन था? जॉर्ज थर्ड। तो ऐसे सवाल, क्योंकि पीसीएस हमेशा ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछता है जो नॉर्मली आपको बुक्स में लिखे नहीं, और वो है ऐसे 4-5 क्वेश्चन जरूर डालता। अगर यही 4-5 क्वेश्चन आपको पता है तो आपके लिए क्या हो जाता है? आपके लिए एक एज मिल जाता है, एक फायदा मिल जाता है, औरों के ऊपर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर आप आसानी से प्रीलिम्स किया। सेकेंडली, अगर कभी वो कॉन्सेप्चुअल मेंस के क्वेश्चन पूछता है, अब पूछ लेता है कि 1773 के एक्ट को लाने के पीछे ब्रिटिश मंशा क्या थी, ऐसे क्या कारण थे कि 1773 का एक्ट लाया गया, विवेचना कीजिए या फिर टिप्पणी करिए। अब उसने ऐसा सवाल पूछा आपसे, तो जब भी ऐसे सवाल की बात आएगी तो आप उस सवाल का जवाब कैसे लिखेंगे? उस सवाल का जवाब में इन्हीं सब बातों को एक एक करके डालते चले जाएंगे कि सबसे पहले आप ये बताएंगे कि कंपनी का जो शासन था वो व्यवस्थित नहीं था, कुशासन पूरे विश्व में उसकी छवि खराब कर रहा था। दूसरा, कंपनी के कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त थे। तीसरा, ब्रिटेन की जनता कंपनी के कार्यों से खुश नहीं थी। ब्रिटेन के व्यापारी कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। 3 ऐसे व्यापारी वहां थे जो लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर। नेक्स्ट, कंपनी संसद से ऋण की मांग करती है क्योंकि कंपनी की स्थिति जो है फाइनेंशियल वो खराब हो रही है। प्लस, कंपनी जिस छवि को प्रदर्शित कर रही है, जनता उस छवि को स्वीकार करने को तैयार नहीं। और सबसे अंतिम बात वहां पे लिख देंगे कि कंपनी जो है, जो भुगतान करना था उसको 40 लाख पाउंड का सालाना, वो करने में असफल होने लग गई थी, इसलिए संसद के लिए चिंता का विषय। साथ ही साथ मैसूर में हैदर अली से हार जाना, वो भी एक ऐसा कारण था जिसने ब्रिटेन के अंदर चिंता उत्पन्न कर दी थी, क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी बहुत ज्यादा संघर्षशील था आजादी को लेकर, और वो कंपनी ब्रिटेन के साम्राज्य के हाथों से बाहर जा रहा। तो तत्कालीन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड नॉर्थ, उनके सामने अपनी छवि को, एक प्रधानमंत्री की छवि को बचाने का सुनहरा अवसर यही था कि वो भारत में कंपनी के शासन को जो है रेगुलेट करें और उसके ऊपर पार्लियामेंट्री दखल को स्थापित करें। तो पार्लियामेंट्री नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1773 में इस रेगुलेटिंग एक्ट को लाया गया। तो यहीं से कंपनी के शासन की शुरुआत भारत में हो जाती है। और अगर हम ध्यान से देखें तो कंपनी के शासन को 2 भागों में विभाजित किया। भारत में ब्रिटिश शासन को 2 भागों में विभाजित किया।
भागों विभाजित किया जा सकता है। जा सकता है, ठीक है। क्या है समझिए, कौन से दो भाग, अगर ध्यान से देखें। पहला पहला है कंपनी का शासन। कंपनी का शासन, और दूसरा है ताज का शासन। दूसरा है ताज का शासन, ठीक है। कंपनी का शासन अगर हम देखें तो 1773 से लेकर के 1858, और ताज का शासन देखें तो 1858 से लेकर 1947। हालांकि जब यहां पे बात करते हैं तो बीच में सरकारें भी बनेंगी 1919 के बाद, लेकिन जो ताज का मेन शासन है वो इस दौरान। इन दो इस टाइम में विभिन्न विभिन्न एक्ट के माध्यम से, यहां पे विभिन्न एक्ट के माध्यम से कंपनी, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो नियंत्रण स्थापित किया और जो संवैधानिक विकास किया भारत में, उसी संवैधानिक विकास का परिणाम यह हुआ कि भारत जब स्वतंत्रता की तरफ बढ़ रहा था तो भारत ने अपने एक संविधान को निर्माण करने के लिए संविधान सभा की मांग की, और न सिर्फ संविधान सभा की मांग की बल्कि संविधान सभा के माध्यम से अपने लिए एक संविधान। तो यहां तक जो हमने अभी तक डिस्कस किया। अब चार्टर एक्ट की बात कर रहे थे, रेगुलेटिंग एक्ट की बात कर रहे थे, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो इंपॉर्टेंट है, 1773, फिर 1793, फिर 1813, फिर 1833, और इसके बाद 1853। ये मेन आपके वो एक्ट हैं जिसके माध्यम से पॉलिटिकल पावर के रूप में कंपनी जो है इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश होती चली गई। अभी तक इससे पहले कंपनी जो थी वो एक ट्रेडर थी, एक बिजनेस क्लास एलीट की तरह काम करती थी, बिजनेस करती थी। लेकिन यहां पर कंपनी ने धीरे धीरे अपने आप को एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के रूप में, एक पॉलिटिकल पावर के रूप में, डिक्टेटर के रूप में एस्टैब्लिश कर। लेकिन 1857 के रिवोल्ट के बाद परिस्थितियां बदल गई और देश में एक बार स्थिति ऐसी खड़ी हो गई कि कंपनी को यहां पर कार्य करना रहना। ब्रिटिश क्राउन को भी यह बात समझ में आ गई और ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी के शासन को समाप्त करते हुए भारत में 1858 से अपने शासन और गुड गवर्नेंस एक्ट 1858 आएगा। उसके बाद 1861 का काउंसिल एक्ट आएगा, फिर 1892, फिर 1909, फिर 1919, फिर 1935 एंड फाइनली 1947 का एक्ट आएगा, जिसमें कि क्या किया जाएगा, इंडिपेंडेंस एक्ट है, भारत को आजादी प्रदान कर दी। तो इस तरीके से हमने यहां पर यह देखा कि किस प्रकार से भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में ब्रिटिशर्स के द्वारा भूमिका निभाई गई और किस तरीके से पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया जिसके माध्यम से भारत में क्या कहा गया कि भारत में अंग्रेजों का नियंत्रण, अंग्रेजों की जो कंपनी थी उसके ऊपर पार्लियामेंट का नियंत्रण रखा गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो आज यहीं तक रखते हैं, कल इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। और कल हम लोग कंपनी के जितने भी एक्ट आए थे
जो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा कंपनी के लिए जो एक्ट लाए गए थे वो सारे एक्ट पे यहां पर चर्चा होगी। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं कल। धन्यवाद।